Hello, my dear friends. This is me, Grish Rawat, your friend, your teacher, your motivator, your guide. And my dear friends, today we are going to discuss a very important topic from the solution, that is colligative properties. This these properties are very important properties. देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सॉल्यूशन का, जिनको कहते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये कितने टाइप की होती हैं दोस्तों? ये 4 टाइप की होती हैं। पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है दोस्तों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जो पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला जो टर्म यहाँ पे निकल के आता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि किसी भी सॉल्यूशन की, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़, किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं, जो निर्भर करती हैं किस पर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। किस पर डिपेंड करती हैं दोस्तों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं सॉल्यूशन में, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। कौन से नेचर का है इस पर ये डिपेंड नहीं करेंगी। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो है आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, है ना। ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये हमने राउल्ट्स के नियम में पढ़ा था। राउल्ट्स का जो दूसरा नियम था, पहला नियम कौन सा था? आपका वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला। और दूसरा जो लॉ था वो किसके लिए था दोस्तों? वो था नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो जैसा कि हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे कि जब किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जब किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट दोस्तों, जैसे NaCl नमक, जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसको ऐड किया जाता है किसमें? वॉलेटाइल सॉल्वेंट में। वॉलेटाइल सॉल्वेंट जैसे मान लीजिए दोस्तों वाटर में। तो क्या होगा, जब मैं लिक्विड में यानी कि वाटर में शुगर का एडिशन या सॉल्ट का एडिशन करूँगा, तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, जो बॉन्ड होंगे दोस्तों, वो कैसे हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो बॉन्ड होंगे ये कैसे हो जाएंगे दोस्तों? ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए कि जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो ये भी एक बहुत ऑब्वियस सा फैक्ट है कि जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये लिक्विड है यानी कि वाटर है, प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पर इस प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या मिला दिया? NaCl ऐड कर दिया। तो जब मैं इसमें NaCl का एडिशन करूँगा तो दोस्तों होगा क्या? आपको पता है इसके बीच के जो इंट्रैक्शन हैं, जो बॉन्ड है, वो कैसे हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का, वो बढ़ेगा। और जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? इसका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग, यानी इसके कंपैरिजन में इसका जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो हम देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम है किसके कंपैरिजन में दोस्तों? सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम है किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा P आपका निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा? P0A माइनस PS।
पी नॉट ए, यानी कि दिस इज़ दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज़ दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज़ दी वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, इसलिए हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ से सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को डिक्रीज किया। तो जब हम इसको घटाएंगे यहाँ से पी नॉट ए में से पी एस को घटाएंगे तो ये किसके इक्वल निकल के आएगा दोस्तों पी नॉट के इक्वल, है ना, डेल्टा पी के, सॉरी, है ना। तो डेल्टा क्या मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी कुछ ना कुछ चेंज निकल के आया किसमें, वेपर प्रेशर में, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो निकल के आता है डेल्टा पी और पी नॉट ए का, वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन के। जितना हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते चले जाएंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा और वेपर प्रेशर उतना ही डिक्रीज होता चला जाएगा। देखिए ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके बॉइलिंग पॉइंट को। तो इसको आप कोरिलेट कर दीजिए कि अगर इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है दोस्तों, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एक्स बी है, ठीक है, डेल्टा पी ओ और ये ओवर पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी बनेगा। देखिए जो एक्स बी है वो मोल फ्रैक्शन है और एक्स बी किसके इक्वल होता है, आपको पता है, एन ए प्लस एन बी ओवर एन बी, ठीक है। तो एन ए क्या होता है, आपको पता है कि जो एन ए हैं वो मोल ये जो है मोल किसके हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हैं, यानी इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो हम पढ़ चुके हैं। एन बी क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो पा रही होंगी। तो अब इसके लिए देखिए जो फॉर्मूला बनेगा कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि डाइल्यूट का मतलब किसका एडिशन होता चला जा रहा है, यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है। हम यहाँ पर पानी लगातार इस सॉल्यूशन में मिलाते चले जा रहे हैं, डाइल्यूट का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो जब हम पानी मिलाते चले जा रहे हैं तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करेंगे तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं वो क्या होते चले जाएंगे, डिक्रीज, क्योंकि वो तो उसी के अंदर प्रेजेंट थे। जैसे मान लीजिए कि 5 ग्राम थे और लगातार हमने 5 ग्राम कितने में थे, 1 लीटर में। अब हमने पानी की क्वांटिटी कितनी कर दी, 2 लीटर कर दी। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, डिक्रीज होता चला जाएगा। और ऐसे ही हम लगातार जब डाइल्यूशन करेंगे तो जब वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लेस हो जाएगा। जब वेरी वेरी लेस हो जाएगा तो इसे हम क्या कर देंगे दोस्तों, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला निकल के आता है, यानी क्या चीज़ आपको नेगलेक्ट करनी है, यहाँ से ये वाला जो पोर्शन होगा, ये जो एन बी वाला ये, ठीक है, ये यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला जो निकल के आता है वो ये निकल के आएगा दोस्तों, एम बी जो कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए और पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल निकल के आएगा, डेल्टा पी के इक्वल आपके ये निकल के आएगा। तो ये चीज़ आपको दोस्तों क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिए, एक बार मैं आपको दोबारा से इस टॉपिक को करवाऊँगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में। ये वो टॉपिक है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का पार्ट है, वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि शब्द का पहले आप मतलब समझिए, एलिवेशन। तो एलिवेशन जो वर्ड है इसका मतलब है इंक्रीज होना, बढ़ जाना, एलिवेट हो जाना, ठीक है। और किस चीज़ का बढ़ जाना दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, जब किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। ऐसा ही तो होगा कि जब किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो उनके बीच का जो इंट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो कैसी हो जाती है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जो चेंज निकल के आएगा
जैसे मान लीजिए कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सबको पता है। अब मैंने इसमें 5 ग्राम NaCl डिज़ोल्व कर दिया जो कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 101 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ। कैसे पता चला, हमने सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को घटा दिया। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया था दोस्तों, 101। सॉल्वेंट का पहले से ही कितना था, वाटर का, वो था 100। तो यहाँ पर जो डेल्टा TB निकल के आएगा, है ना, वो कितना निकल के आएगा दोस्तों, आपका 1 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखिए, सबसे पहले यहाँ डिफाइन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट को कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। यहाँ पर देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए नॉर्मली हम क्या देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड किस में चेंज हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ऑब्वियस सी बात है। आप कहेंगे कि भाई बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो जाता है तो जितना भी लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो ये डेफिनेशन हो गई। एक यहाँ पर देखिए कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, समझें ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में पूछने के लिए आ सकती है, ठीक है ना, कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, देखिए वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो किस में जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। और अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो दोबारा से इसके ऊपर प्रेशर लगेगा और ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कम से कम ये जो प्रेशर होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है कि जब किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उनके बीच के जो इंट्रैक्शन है, उनके बीच के जो बॉन्ड हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं दोस्तों, और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ग्राफिकली इसको समझेंगे। देखिए ये टेम्परेचर के लिए ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये किसके लिए दोस्तों, ये टेम्परेचर के लिए, और ये वाली जो लाइन है दोस्तों, ये वाली, ये वेपर प्रेशर के लिए लाइन है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो ये था, जब इसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर आपका दोस्तों ये हो गया। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये देखिए कि कितना चेंज निकल के आया कि हमने इसको जो माना, सॉल्वेंट के जो बॉइलिंग पॉइंट को हमने TB मान लिया और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हमने क्या मान लिया दोस्तों, T0B मान लिया। क्लियर है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा है, इसीलिए इसमें से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को हम घटा देंगे, और जब सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज़ करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा आपका, कितना एलिवेशन आया, कितना बड़ा, है ना। जैसे सॉल्यूशन का 101 हो गया, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था। अब ये जो डेल्टा TB है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों किसके, मोलैलिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मोलैलिटी तो हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हुई है। जिसने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे दोस्तों वो जाकर पहले पुराने लेक्चर्स को देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो। अब ये देखिए जो मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी हम जानते हैं WB × 1000 MB × WA। ये तो मोलैलिटी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से कि अगर आप इसको हटाएंगे तो एक KB लग जाएगा और ये M तो है ही, तो ये हो जाएगा M की वैल्यू यहाँ से आप रख दीजिए, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू WB × 1000 MB × WA। तो डेल्टा TB क्या है दोस्तों, यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। KB क्या है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, देखें ज़रा इसको पूछने के लिए आ जाता है, बोर्ड का क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का बन सकता है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है दोस्तों, ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट
और ये क्या है, या इसका दूसरा जो नाम है, ये इस नाम से भी पूछने के लिए आ जाता है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को ही दोस्तों क्या कहते हैं, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि ये क्या है, डब्ल्यू भी आपको पहले से पता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है। एम भी आपको पहले से ही पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी दोस्तों। बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को मैंने बहुत अंदर तक बताया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बनता क्या है एक नंबर का, कि डिफाइन एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। डिफाइन एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और क्या लिखना है उसकी, ऐसा यूनिट भी लिखनी है। तो आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करना है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास में 1 kg सॉल्वेंट है। कितना दोस्तों, 1 kg सॉल्वेंट। अब इस 1 kg सॉल्वेंट में हमने क्या किया, 1 मोल, कितना, 1 मोल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। 1 मोल NaCl इसमें डिज़ोल्व किया। तो जब मैं इसमें 1 मोल NaCl डिज़ोल्व करूँगा तो ये सॉल्यूशन बनेगा। इसके बीच के इंट्रैक्शन कैसे हो जाएंगे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और जब इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री जितना भी बढ़े, वो क्या कहलाएगा, आपका एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाएगा। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का डिज़ोल्व करने पर जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसकी यूनिट पे। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, आप खुद देखिए कि हमें यहाँ से केवी की यूनिट निकालनी है। ठीक है, तो केवी को आप इधर ले जाएंगे, इधर ले जाइए। तो ये क्या है, आपका डेल्टा टीबी है, नज़र आ रहा होगा आपको, डेल्टा टीबी। क्लियर है। तो ये जो डेल्टा टीबी है यानी कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर किस में होता है दोस्तों, केल्विन में। और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है आपकी, केजी पर मोल। ये तो हम जानते हैं, केजी पर मोल। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, केजी पर मोल। ठीक है ना, यही होती है ना, केजी पर मोल। और ये किसके लिए है, ये जो के है ये दोस्तों किसके लिए है, केल्विन के लिए। ये चेंज इन टेम्परेचर है ना, इसके लिए। चलिए, ये दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न के लिए, वेपराइजेशन के लिए, सॉरी। तो इसमें ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला नहीं है, ये आपके कहीं पर भी 12th में यूज़ नहीं होगा, लेकिन आप देख लीजिए। इसका फार्मूला है के बी आपको पता ही है, यहाँ से मोलर एलिवेशन कांस्टेंट MAR/TB² डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इनटू 1000। तो MA क्या है, यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। R क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये सब कुछ गिवन होगा आपको क्वेश्चन में अगर पूछने के लिए आएगा तो। वैसे 0.1% भी ये चांसेस हैं कि ये कभी बोर्ड में नहीं आता है। TB जो है वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TB। और डेल्टा वेपराइजेशन H एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे बूस्टअप करें। मेरे कॉन्फिडेंस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, तो आप थोड़ा सा लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। उससे क्या होगा कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा और बूस्टअप होता रहेगा और मैं अपना और बेस्ट दूंगा। अगर कोई भी कमी आपको नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको इम्प्रूव करने की। और डे बाय डे मैं कोशिश कर भी रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद आपका।